हेलो गाइस, सो हम आज चालू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमारे 12th की, जो कि डिफिकल्ट बुक लगती है, नहीं बहुत आसान बुक है। तो इसका जो पहला टॉपिक, पहला चैप्टर मैं बता रहा हूं नेशनल इनकम के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के साथ। सबसे पहली चीज आपको इस वर्ड पे फोकस करना है। ये वर्ड एक बार अच्छे से समझ में आ गया, ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। अगर हम बात करें नेशनल इनकम, ऐसी इनकम जो नेशनल लेवल पे, मैं बात करता हूं देश के लेवल पे कमाई जा रही है, तो पहले हम लोग बेसिक, सब भूल जाते हैं कोर्स चैप्टर, हम लोग बेसिक बात करेंगे। वो इनकम क्या होगी? इस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, हम इंडिया पे फोकस करते हैं एक बार, इस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, इन सब की इनकम को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास आ जाती है नेशनल इनकम। अब बात आ जाती है इस देश में कौन कौन रह रहा है, एक एक घर के अंदर जाने से पूछने से रहे। तो इस देश में टोटल 4 तरीके के लोग रह रहे हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो। पहला है कंज्यूमर, दूसरा है प्रोड्यूसर, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। तो इन चारों के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। इन चारों की इनकम को ही तो ढूंढना है, ये नेशनल इनकम होगी। दोस्तों, मैंने अभी सिर्फ आपका फ्रेमवर्क सेट किया है कि सोचने का तरीका। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक, हमारे 12th के कोर्स में क्या क्या चीजें गिवन है और नेशनल इनकम को कितना इलैबोरेट करके समझाया हुआ है। सबसे पहले आते हैं हम, बहुत ही ईजी डेफिनेशन है नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम क्या है? इट इज इनकम जनरेटेड फ्रॉम फ्लो ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मैं वापस फोकस करता हूं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इस देश में बनने वाला हर एक एक गुड, चाहे वो मैं मतलब कंज्यूमर खरीद रहा हूं, चाहे प्रोड्यूसर खरीद रहा है, चाहे गवर्नमेंट खरीद रही है, कोई भी खरीद रहा है, वो सारे गुड्स से जो इनकम मिल रही है वो कहलाएगी नेशनल इनकम। अब हमारे जो कोर्स में दे रखा है वो क्या दे रखा है? 4 तरीके के गुड्स बता रखे हैं। पहला बता रखा है फाइनल गुड, सेकंड बता रखा है हमारे को इंटरमीडिएट गुड, थर्ड हमें बता रखा है कैपिटल गुड और फोर्थ है कंज्यूमर गुड। हम लोग चालू करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोलूंगा मैं इसको, हम चालू करेंगे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स से। तो गाइस, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें, इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको इसको टॉपिक को बहुत इजीली समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं ब्रेड का। हम बात करते हैं जर्नी ऑफ ब्रेड, ये जो नॉर्मल हम खाते हैं वो वाली ब्रेड। अगर मैं बात करूं ब्रेड की, तो सबसे पहले शुरुआत हो रही है वो आटे से। फ्लोर वाला वो बेच रहा है आटा फैक्ट्री वाले को, और फैक्ट्री वाला उसको कन्वर्ट कर रहा है ब्रेड में, ब्रेड बना के वो बेच रहा है होलसेलर को, होलसेलर बेच रहा है दुकानदार मतलब रिटेलर को, रिटेलर फाइनली मुझे मतलब कि कंज्यूमर को। अब इस जर्नी में हमें डिफरेंस समझना है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेशनल इनकम के लिए। यही एक्चुअल में मैं बोलूं तो स्टार्टिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस। अब देखना है इधर, मैं बात करता हूं यहां पे 5 रुपए का, अपन एग्जाम्पल के हिसाब से 5 रुपए का आटा है, वो उसने बेचा फैक्ट्री वाले को कितने में? 7 रुपए में। मतलब आटे बेचने वाले ने कितने रुपए कमाए? 2 रुपए कमाए। कमाए बोलूं या 2 रुपए की वैल्यू एडिशन करी, वर्ड पे ध्यान देना, वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। बात करते आगे, 7 रुपए में ब्रेड उसने कन्वर्ट कर ली, फैक्ट्री वाले ने ब्रेड बनाई और बेची कितने में? 8 रुपए में बेची होलसेलर को। होलसेलर ने 8 रुपए वाली ब्रेड बेची कितने में? रिटेलर को बेची 10 रुपए में, 2 रुपए कमा के वैल्यू एड करके। 10 वाली ब्रेड रिटेलर ने मुझे मतलब फाइनल कंज्यूमर को दी 12 रुपए में। अब हम यहां पे एक प्रोसेस में देखें, इसने क्या किया? आटे वाले ने 2 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, फिर आगे कितने का? 1 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, फिर कितने का? 2 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, फिर 2 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। तो जब तक ये वैल्यू एडिशन चलते जा रहा है, ये गुड कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड। मतलब सिंपल सी बात है, वैल्यू एडिशन जब रुक गया, कब रुका? कंज्यूमर के वहां जाके। कंज्यूमर ने क्या किसी और को बेचा क्या? अभी तक तो नहीं बेचा। तो कंज्यूमर जब वो फाइनल कंज्यूम कर रहा है तो वो गुड कहलाएगा फाइनल गुड। सोच के देखो, आसान है बहुत। फाइनल गुड वो गुड कहलाता है इन विच नो वैल्यू इज टू बी एडेड। वापस रिपीट कर रहा हूं, नो वैल्यू इज टू बी एडेड। और इंटरमीडिएट गुड वो गुड कहलाता है जिसमें वैल्यू एडिशन चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। कोई भी गुड जिसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड। बात करते हैं वापस शुरुआत से, एक बार छोटा सा एग्जांपल। ये जो वैल्यू एडिशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग अब डेफिनेशन से समझना स्टार्ट करते हैं। फाइनल गुड, दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल लाइन है, ऑब्वियसली ब्रेड जब वो पहुंची कंज्यूमर के पास तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुकी थी, प्रोडक्शन हो चुका था। एंड इंपॉर्टेंट लाइन, in which no value is to be added। अब वैल्यू एडिशन और बाकी नहीं। आगे देखते हैं, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। वापस एक इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल इनकम में जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट कभी भी इस 5 रुपए का नहीं आएगा, इस 7 रुपए का नहीं आएगा, वो इफेक्ट आएगा सिर्फ इस 12 रुपए का।
क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इस 12 रुपए में ये सारे चीजें इंक्लूडेड है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अभी तो आपने बोला सबकी इनकम लेनी है, मतलब आटे वाले की इनकम नहीं लेंगे क्या, फैक्ट्री वाले की इनकम नहीं लेंगे क्या? लेंगे। क्यों? 12 रुपए में ऑलरेडी सब आ तो रहा है। ये 2 रुपए भी इसमें आ गया, ये 2 रुपए की कमाई भी इसमें आ गई, इसने जो 2 रुपए और 1 रुपए कमाया ये भी आ गया। तो अपन को ये चीज याद रखनी है, फाइनल गुड की वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें सारी वैल्यूज इंटरमीडिएट गुड की और वैल्यू एडिशन मतलब कमाई ऑलरेडी एडेड होती है। तो इसलिए ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आगे हम देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड इज नोन एज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम आते हैं इंटरमीडिएट गुड को कैसे लिखना है। दोज गुड इन विच वैल्यू इज येट टू बी एडेड, अब ऐड होना बाकी है, और विच मे नॉट हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, हो सकता है इसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया हो, आटे की सिचुएशन में हो, तो वो भी गुड इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये आपको समझ आ ही गया है। आगे आते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड, या प्लीज ध्यान दीजिएगा, इज नोन एज इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये वर्ड बार बार आने वाला है, बार बार आपको इसको फेस करना है गाइस। अब हमने जो टॉपिक पढ़ा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, बेसिक इसके जो है ना क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। देखिए, एक तो मैं पहले बताता हूं, ये प्रैक्टिकल में बहुत काम आने वाला है। दूसरा, इसका एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझा दिया है, बट उसका क्वेश्चन पुटअप कैसे होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, व्हाट इज डबल काउंटिंग एंड हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। अभी मैंने आपको बताया, क्या चीज बताई, सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू लेनी है। जो ब्रेड का भी अपने एग्जांपल डिस्कस किया कि भाई ब्रेड की रेट जो 12 रुपए फाइनल बैठ रही है वो फाइनल गुड है और वही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। हमें इंटरमीडिएट गुड को क्या करना है, उसकी वैल्यू उसको इग्नोर करना है, हटाना है, इंक्लूड नहीं करना है। आटे की वैल्यू का कोई काम नहीं है, देन उसके बाद वो फैक्ट्री में जा रही, कोई काम नहीं। मतलब क्यों काम नहीं? क्योंकि नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स में सारी वैल्यूज आ गई, तो नेशनल इनकम में तो हमें एज अ होलसम वैल्यू चाहिए। तो ये आंसर क्या है इसका, हमें डिटेल में लिखना है, मैंने बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है। ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज इग्नोर्ड। ये हमें डिटेल में लिखना है, वो पूरा एग्जांपल समझाना है, पूरी डिटेल समझानी है कि वो 12 रुपए में वो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, इस पे बहुत फोकस और ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन, कैन अ सिंगल गुड बी, क्या एक सेम गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, आज बात कर लेते हैं इस मार्कर की। अगर ये मार्कर मैं यूज कर रहा हूं तो फाइनल गुड है क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच चुका है। पर अगर ये मार्कर रिटेलर के पास है, होलसेलर के पास है या किसी और के पास है, फैक्ट्री में है, तो ये मार्कर क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। तो कोई भी गुड इंटरमीडिएट तब कहलाता है, फाइनल तब कहलाता है, इट इज ऑन इट्स एंड यूज। एंड यूज अगर फाइनल यूज है, फाइनल गुड बोल दो। अगर उसके बाद और बिकने वाला है और कुछ वैल्यू एडिशन होने वाला है तो इंटरमीडिएट बोल दो। देखो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले तो आंसर है यस, अ सेम गुड कैन बी इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका शुगर। अगर शुगर घर में यूज हो रही है, हाउस होल्ड में, तो वो फाइनल गुड है। क्यों? उसमें और कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी। पर अगर वही शुगर बेकरी में यूज हो रही है तो वो उसमें से बिस्किट बनेंगे, एक्सेट्रा चीजें बनेंगी, तो उसमें वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि शुगर में वैल्यू एडिशन होने वाली है, तो अब वो कहलाएगा अपना इंटरमीडिएट गुड्स। गाइस क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। गाइस जो हमारा थर्ड गुड है वो क्या है, कैपिटल गुड। अब कैपिटल गुड हम लोगों ने बहुत समझ लिया, कैपिटल वर्ड से तो हम बहुत फैमिलियर हो गए। क्या होता है कैपिटल गुड? जो भी गुड, मेरे लिए एग्जांपल अगर दूं, मशीनरी या फिर हैवी वैल्यू गुड है जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जो 1 करोड़ 10 लाख 50 लाख में मिलता है, वो कहलाता है कैपिटल गुड। बात करते हैं हम यहाँ पे बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, कैपिटल गुड मतलब वो गुड जो कैपिटल में कैलकुलेट हो सके। अब भाई अगर बात करें हम लोग मार्कर की, मार्कर में प्लास्टिक है, मार्कर में इंक है, पर मार्कर जिससे बन रहा है वो तो है मशीनरी। तो मशीनरी हो गया हमारा कैपिटल गुड। और दूसरे गुड को हम लोग बोल सकते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोलूं या फिर मैं बोल सकता हूं रॉ मटेरियल, जो कि प्लास्टिक जैसे हो गया वो रॉ मटेरियल है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कैपिटल गुड का, बस कैपिटल गुड की अगर डिटेल बताऊं तो इतनी है, पर एक क्वेश्चन आता है या फिर मैं बोलूं इसका जो मेन इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है वो क्या है। क्वेश्चन आता है ऑल कैपिटल गुड्स, गाइस ध्यान से सुनिएगा, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड नहीं है। दोस्तों ये जो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रोड्यूसर गुड क्या है। प्रोड्यूसर गुड वो गुड होता है प्रोडक्शन में यूज होने वाला छोटे से छोटा गुड।
मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर प्लास्टिक है, इंक है, ब्लैक कलर है, वो मशीनरी है, फैक्ट्री के अंदर यूज होने वाला छोटे से छोटा गुड वो प्रोड्यूसर गुड है, और बड़े से बड़ा गुड प्रोड्यूसर गुड है। बट कैपिटल गुड में तो आने वाली है सिर्फ और सिर्फ मशीनरीज जैसी चीजें, हैवी वैल्यू चीजें। तो हमारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ध्यान से सुनना, वापस सुनना। ऑल कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी प्रोड्यूसर गुड हैं, बिल्कुल हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स जिसके अंदर रॉ मटेरियल भी आ गया, छोटी छोटी चीजें भी आ गई, वो कैपिटल गुड नहीं है, आर नॉट कैपिटल गुड। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज, ध्यान से देखिए इधर, कैपिटल गुड्स इंक्लूड्स हैवी गुड्स लाइक मशीनरी, और नीचे एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स ऑल गुड्स यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ऑल गुड्स में रॉ मटेरियल भी आ गया विच इज नॉट कैपिटल गुड, नॉट कैपिटल, एंड मशीनरी आ गई विच इज कैपिटल गुड। गाइज अब हमारे पास है फोर्थ गुड, दैट इज कंज्यूमर गुड। इससे तो आप लोग फैमिलियर होंगे, बट हमारे 12th स्टैंडर्ड में इसको डिवाइड किया गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको डिवाइड किया 4 टुकड़ों में। मैं बोलूं अगर कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। अब हम ड्यूरेबल गुड, वर्ड से ही पता पड़ रहा है, ड्यूरेबल गुड आर दोज गुड्स विच आर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा चले, एग्जाम्पल टीवी, कार एक्सेट्रा। सेमी ड्यूरेबल की अगर बात करें तो जो कि 1 साल से कम चले, बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्लोथ्स हमारे 1 साल से कम चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल जो कि 1 टाइम यूज होते हैं, एग्जाम्पल हो गया फूड प्रोडक्ट्स, कोई भी ले लेते हैं हम लोग, बेवरेजेस, एनीथिंग विच आर फॉर 1 टाइम। सर्विसेज में आ गया ऐसी चीजें जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रही हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ जाती हैं सर्विसेज में। तो दोस्तों अभी हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया क्या टाइप्स ऑफ गुड्स। अब हमें जो पढ़ना है वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि नेशनल इनकम के हर प्रैक्टिकल में काम आने वाले हैं। हाँ, इनसे रिलेटेड छोटी मोटी थ्योरी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बट हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं बेसिकली सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल्स के लिए। अब बात करते हैं ऐसे ही फर्स्ट छोटे से टॉपिक का जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। गाइज मैं आगे पढ़ाने से पहले आपको एक टिप और एक गोल्डन टिप देना चाहता हूं, विच इज हमारे को नेशनल इनकम में अगर फुल स्कोर करना है तो सबसे पहली चीज, हर छोटे टॉपिक का दूसरा नाम याद होना चाहिए आपको। वापस रिपीट कर रहा हूं, दूसरा नाम। नेशनल इनकम कंफ्यूजिंग नहीं है। नेशनल इनकम क्या करता है, प्रैक्टिकल्स जब आएंगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो सुना हुआ ही नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं है, उसका दूसरा नाम याद कर लो, वो चीज सुनी सुनाई लगेगी और बहुत आसान लगेगी। अभी हमने जो पहला टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डेप्रीसिएशन। सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता है ये चीज की क्या चीज होती है डेप्रीसिएशन। जब हमारी मशीनरी की वैल्यू कम होती जाती है, मैं बोलूंगा किसी भी कैपिटल की वैल्यू कम होती जाती है, उसको बोला जाता है डेप्रीसिएशन। मैं बात करूंगा फिक्स्ड एसेट्स की, तो डेप्रीसिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर डेफिनेशन की बात करूं, मीनिंग की बात करूं, या फिर बोलूं ये छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे जो फ्रेम हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं वेयर एंड टेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आल्सो लीड्स टू डेप्रीसिएशन। थर्ड पॉइंट जो है, इट इज डेप्रीसिएशन इज नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्टार लगा रखा है, ये इसका दूसरा नाम है जो आपको प्रैक्टिकल में हर जगह दिखेगा। और चौथी चीज है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस पे हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले हम जो हमने आज दिन तक पढ़ा है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं डेप्रीसिएशन 10% रेट पे होता है, हो रहा है। 2005 में मैंने मशीनरी खरीदी 1 करोड़ की, तो 10% के अकॉर्डिंग वो 2006 में हो जाएगी 90 लाख की, 10 लाख से कम हो जाएगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड है जो हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ लिया है। 2007 में वो हो जाएगी 80 लाख की, और टिल 2015 आते आते उसकी वैल्यू हो जाएगी 2015 में 0। तो हर साल वो मशीनरी 10 लाख रुपए या फिर मैं बोलूं 10% से डेप्रीशिएट हो रही है। ये तो है हमारा नॉर्मल डेप्रीसिएशन। अब मैं आपको इसी एग्जांपल से नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगा, व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस समझने के लिए आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा। मतलब सिंपल में एक पहले वर्ड समझाता हूं जिसका मतलब है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब होता है जब मैं कोई भी चीज को बोलूं कि वो खराब हो गई है, उसकी वैल्यू 0 हो गई है, मतलब वो ऑब्सोलीट हो गई है। अब बात करेंगे, ऑब्सोलेंस भी 2 तरीके के हैं यहां पे। एक ऑब्सोलेंस है एक्सपेक्टेड जो कि डेप्रीसिएशन की तरफ इशारा कर रहा है, एक ऑब्सोलेंस है अनएक्सपेक्टेड। वर्ड से थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को मैं आपको पहले यहां पे समझाता हूं, अनएक्सपेक्टेड अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लो 1 करोड़ की मशीनरी खरीदी 2005 में, एग्जाम्पल है 2006 में उसकी वैल्यू हो गई 90 लाख। मैं बोल रहा हूं 2007 में, मान लेते हैं मैंने जो मशीनरी खरीदी थी ये है कीपैड वाले मोबाइल की मशीनरी, है ना। तो 2005 में 1 करोड़ की मशीन थी कीपैड वाले मोबाइल की, 2006 में भी 90 लाख की हो गई। 2007 में टेक्नोलॉजी बदल गई, 2007 में लॉन्च हो गया यहां पे मेरे पास टच स्क्रीन। तो 2007 में जो मेरी कीपैड वाली मशीन थी क्या मेरे काम की है? नहीं काम की, क्योंकि अब जमाना आ गया टच स्क्रीन का।
तो 2007 में ही मेरी मशीन क्या कोई खरीदेगा? कबाड़ के अलावा कौन खरीदेगा? तो 2007 में ही उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि अब उस मशीन की ना तो कोई मार्केट वैल्यू बची, ना वो मशीन मार्केट में अब एग्जिस्ट करती है। तो वहां पे जो मेरी कीपैड वाली मशीन है वो ऑलरेडी डायरेक्ट 90 लाख से आ गई 0 पे। तो ये क्यों हुआ? ऑब्वियसली ये वाला जो रीजन है ये एक्सपेक्टेड है, ये हमारे साथ डेली हो रहा है। आज भी हमें पता है कि जो हम टच स्क्रीन मोबाइल यूज कर रहे हैं उसका कोई नया वर्जन, कुछ और टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो यहां पे जो वैल्यू 0 हुई वो एक एक्सपेक्टेड रीजन के कारण हुई। वो एक्सपेक्टेड रीजन था चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो यहां पे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? 2007 में आई विल राइट डाउन कि डेप्रीसिएशन 90 लाख का लगा। वापस ध्यान देना गाइस, 2007 में मैं लिखूंगा डेप्रीशिएट हुई 90 लाख से डायरेक्टली और वैल्यू हो गई 0। तो यहां पे ये जो मैंने टॉपिक समझाया ये था एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। बट टॉपिक को थोड़ा सा रोटेट करके वापस समझ लेते हैं। मेरी 1 करोड़ की मशीन है, कोई भी मशीन है, वो 90 की हो गई और मान लो 2007 या 2008 कभी भी बाहर आ गई, अर्थक्वेक आ गया कोई और, तो अर्थक्वेक के कारण मेरी वैल्यू ऑफ मशीनरी हो गई 0। ये अनएक्सपेक्टेड रीजन है, ये नेचुरल कलामिटी थी हमारी। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड रीजंस के कारण जब मशीनरी या फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हो जाए 0, वो चीज डेप्रीसिएशन नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगा कैपिटल लॉस। वर्ड पे ध्यान देना। तो हमारे पास अभी 2 टॉपिक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। When value of machinery goes 0 due to any expected reason, it is known as expected obsolescence. Any fall in value is known as depreciation. Example, change in technology. When value of machinery goes 0 due to unexpected reason, any fall in value is known as capital loss. तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, differentiate between depreciation and capital loss. कर लेंगे अब अपन। अब ये टॉपिक कहां पे काम आएगा? प्रैक्टिकल में। रिपीट लास्ट पॉइंट, ये याद करने का है। तो गाइस जो हमको अगला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट। देखो मैंने आपको पहले भी एक दोस्तों चीज बोली थी, नेशनल इनकम का गोल्डन रूल, अगर सक्सेसफुली अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हर चीज का दूसरा नाम याद करो। डेप्रीसिएशन का हमने अभी याद किया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वैसे ही हमको दोस्तों याद रखना है इन्वेस्टमेंट। हमारा जो अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, इस पे क्यों फोकस कर रहा हूं? प्रैक्टिकल जब आप लोग करोगे ना तो आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, वो कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से आएगा। अब इन्वेस्टमेंट की हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट हम लोग काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आज इस मार्कर को बनाने के लिए एक तरफ चाहिए होगा प्लास्टिक और एक तरफ चाहिए होगा मशीनरी। तो प्लास्टिक जो है वो है मेरा स्टॉक, आई कैन से वो है मेरी इन्वेंट्री। और अगर मैं बात करूं यहां पे फिक्स्ड की, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है मेरा प्लास्टिक को जो कन्वर्ट कर रही है मशीनरी, वो है मेरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा गाइस? इसका अगर मैं क्वेश्चन बोलूं इस टॉपिक का तो वैसे चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी इसका क्वेश्चन आ सकता है सिग्निफिकेंस। हमें पूछा जा सकता है कि भाई ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस। तो हम बात करेंगे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? मैं सिंपल वे में मैंने बता दिया आपको, स्टॉक मतलब इस मार्कर का प्लास्टिक हो सकता है, मार्कर को भी अपन इन्वेंट्री बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, बना बनाया मार्कर भी इन्वेंट्री ही है, स्टॉक ही है। अब दोस्तों पहली चीज, अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा तो हमें हेल्प मिलेगी कवर करने में एक्सेस डिमांड को, अगर मार्केट में आ जाए तो, या फिर डेफिशिएंसी इन सप्लाई को। अब बात आ जाती है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंसी इन सप्लाई कैसे कवर होगी, ये मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं हम मैगी है, आपके शहर में डेली की 1000 मैगी बिकती है, ठीक है। 1000 मैगी बनती कैसे है वो देखते हैं। 10 जने मिलके, 10 दुकानदार, 10 प्रोड्यूसर मिलके 100 मैगी पर हेड बनाते हैं, एग्जाम्पल है। तो टोटल 1000 मैगी वो लोग बनाते हैं। अब मान लो किसी दिन शादी पार्टी का टाइम है तो उस दिन 1200 मैगी की डिमांड आ गई, मतलब कि डिमांड ज्यादा आ गई। तो ये डिमांड कौन पूरी कर पाएगा? ये डिमांड वो जना पूरी कर पाएगा जिसके पास स्टॉक पड़ा होगा, जिसके पास मैगी बनाने का आटा पड़ा होगा, जिसके पास या तो बनी बनाई मैगी स्टॉक में पड़ी होगी, वो ये डिमांड को, इस एक्सेस डिमांड को कवर कर पाएगा। समझ में आया एग्जांपल? तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इज हेल्पिंग इन कवरिंग एक्सेस डिमांड इन दी इकोनॉमी। या फिर अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें, मान लेते हैं 10 जने हैं, 10 जने मतलब 10 दुकानदार, 10 प्रोड्यूसर हैं, जो कि पर डे एक एक जना 100 मैगी बना रहा है, मतलब टोटल 1000 मैगी बना रहा है। अब मान लेते हैं 2 दुकानदार, 2 प्रोड्यूसर ने छुट्टी ले ली,
घूमने चले गए। तो टोटल कितने जने बचे? 8 जने बचे, मतलब अब सिर्फ 800 मैगी बन पाएगी, राइट, करेक्ट। बट डिमांड तो आ रही है 1000 मैगी की डेली, तो ये 1000 मैगी वो जना प्रोवाइड कर पाएगा जिसके पास स्टॉक पड़ा है। तो अगर डेफिशिएंसी इन सप्लाई आ रही है तो वो रिमूव कर पाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अगर एक्सेस डिमांड है तो वो रिमूव कर पाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए, जितना ज्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब कि जितना ज्यादा लोग मशीन में इन्वेस्ट, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेंगे। जितने फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेंगे उतना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कन्वर्ट होगी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। जितनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री आएगी उतना प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि मशीनें आ गई। जितना प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, देश में होने वाला प्रोडक्शन, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ये सारी चीजें इकोनॉमी को एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे रही हैं। दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये बहुत अच्छा तरीका है एग्जाम में लिखने का, बट इसको आपको थ्योरी में भी लिखना है। एक छोटा सा नटशेल एग्जांपल देता हूं कैसे। ग्रेटर द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मोर द फिक्स्ड एसेट्स इन द इकोनॉमी, व्हिच रिजल्ट्स इन कन्वर्जन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, व्हिच इंक्रीजेस प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द जीडीपी। ठीक है गाइस, ये है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। गाइज, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। ये जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहले मैं आपको बता दूं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको आगे काम आने वाले, स्पेशली प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा काम आने वाले। अब बात करते हैं, हाँ इसके थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट अब हम बात करते हैं है क्या ये। वैसे आपको एक चीज से समझ में आ गया होगा, रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? एक कलेक्शन बोल सकता हूं जो संभाल के रखा जाता है फॉर सम बेसिक पर्पस, है ना, उसको बोला जाता है रिजर्व। रिजर्व फंडिंग करना मतलब डेप्रीसिएशन के लिए क्यों रिजर्व फंडिंग करी जाएगी, देखना ध्यान से, मैं समझाता हूं आपको। एक्चुअल में क्या होता है, अभी हम लोगों ने एक चीज समझी थी थोड़ी देर पहले, दैट डेप्रीसिएशन इस तरीके से प्रोसेस से चल रहा है। 2005 में मैंने मशीन खरीदी 1 करोड़ की, 2015 तक उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, हर साल 10% से डेप्रीशिएट हो के उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब 2015 में जो दुकानदार है, जो प्रोड्यूसर है, उसको फिर से नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, मतलब वापस 2015 में उसको 1 करोड़ या फिर ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। वो इतना बड़ा अमाउंट लाएगा कहां से? तो प्रोड्यूसर्स ने क्या चीज करी, प्रोड्यूसर्स ने एक रिजर्व बनाना चालू किया। उन्होंने क्या किया, जो भी डेप्रीसिएशन लग रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, 1 करोड़ की मशीनरी थी 2005 में, 10 लाख से कितनी हो गई, डेप्रीशिएट हो गई। तो क्या करता है प्रोड्यूसर, 10 लाख रुपए, ऐसे 10 लाख रुपए अपने प्रॉफिट में से निकाल लेता है, और वो 10 लाख रुपए किसी, अपन मान लेते हैं एक बैंक गुल्लक में डाल देता है, मतलब एक कलेक्शन कर देता है। अब 10 लाख रुपए उसने 2006 में इकट्ठा किया, 10 लाख रुपए फिर वो 2007 में इकट्ठा करेगा, मतलब जितना डेप्रीसिएशन लग रहा है वो उतना ही अमाउंट अपने प्रॉफिट में से निकाल के अलग इकट्ठा करता जा रहा है। तो 10 लाख रुपए इन शॉर्ट अपन देखे जाए अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हर साल इकट्ठे करेगा, 2015 तक वो 10 लाख इकट्ठे करते जाएगा, यहां पे उसके पास वापस 1 करोड़ का अमाउंट हो जाएगा। मतलब हर साल जितने अमाउंट से डेप्रीशिएट हो रही है मशीनरी, उतना ही अमाउंट वो रिजर्व में डालते जा रहा है। तो दिस इज नोन एज डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। इससे क्या फायदा हुआ उसको, 2015 में उसकी गुल्लक में, उसके बैंक अकाउंट में, उसके रिजर्व में 1 करोड़ रुपए वापस पड़े होंगे, जो कि उसके लिए आसान हो जाएगा अब नई मशीनरी को खरीदना, पुरानी को हटा के नई को लेके आना। तो व्हाट इज डीआरएफ, अब हम इसको प्रैक्टिकली थ्योरी जो बुक में लिखी हुई है, इट इज अ रिजर्व मेंटेन्ड टू रिप्लेस द ओल्ड मशीनरी विद अ न्यू वन व्हेन वैल्यू ऑफ मशीनरी गोज 0। अब वापस हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा, ये तो गया इसका हम एक्सप्लेनेशन, बट क्वेश्चन जो आता है वो आता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देश को इससे क्या फायदा हो रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डीआरएफ। वापस वही चीज, इफ डीआरएफ इज नॉट मेंटेन्ड इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस ओल्ड मशीनरी, डिफिकल्ट होगा पुरानी मशीनरी को हटा के नहीं लेके आना, और इसके कारण क्या होगा, देश के अंदर फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज होते जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स विल डिक्रीज, और क्या होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री कन्वर्ट होती जाएंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, और अल्टीमेटली जीडीपी अपना कम होते जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी कम होगा, और ऐसे इसके साथ साथ मेरे को लोगों को भी जॉब से निकालना पड़ेगा, जिसको मैं बोलूंगा एम्प्लॉयमेंट मेरे को कम करना पड़ेगा, एंड दिस इज गिविंग मी नेगेटिव इंपैक्ट टू इकोनॉमी। तो गाइज ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ डीआरएफ। तो गाइज अब हम पढ़ने वाले एक और नया टॉपिक, वापस फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब पहली चीज ये सुनना आप,
ये जो टॉपिक है ये सिर्फ इस नेशनल इनकम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इकोनॉमिक्स में ये दोनों इनकम समझना बहुत जरूरी है। अब पहली चीज अगर हम ये यहाँ पे देखें कि फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है, तो हमें सबसे पहले एक बेसिक इसकी मीनिंग समझना पड़ेगा। फैक्टर इनकम को अगर मैं बहुत देसी भाषा में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ मेहनत की कमाई, और ट्रांसफर इनकम को बोल सकता हूँ फ्री की कमाई, फोकट की कमाई। अब ऐसा क्यों कैटेगराइज किया जा रहा है? फैक्टर इनकम वो इनकम होगी जब मैं कोई सर्विस दूं, जब मैं कोई मेहनत करूं तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो मेरी फैक्टर इनकम है। पर जब बिना मेहनत के, बिना किसी चीज के मेरे को पैसा मिल जाता है तो वो कहलाती है ट्रांसफर इनकम। अब दोस्तों फैक्टर इनकम की अगर बात करी जाए तो बहुत सिंपल इसकी 4 चीजें हैं जो कि हमें मिलती हैं, मेजर 4 चीजें हैं जो कि हमें मिलती हैं फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के बाद। अब देखना इधर मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे ये फैक्टर सर्विसेज लिखी हुई है, ध्यान से देखना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब लैंड अगर मैं किसी को प्रोवाइड करूंगा तो मुझे रेंट देगा जो कि मेरी फैक्टर इनकम है, सर्विस प्रोवाइड या फिर चीज प्रोवाइड करने के बाद मिल रही है। लेबर बन के जाऊंगा तो वेजेस मिलेगा, कैपिटल दूंगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर मतलब कि कोई भी मैनेजर, ओनर्स इस तरीके से ट्रीट, तो मेरे को सैलरी या फिर प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने में जो मेरे को इनकम मिली वो है फैक्टर इनकम। क्या मैं बोल सकता हूं ये 2 साइडेड है? बिल्कुल बोल सकता हूं, इसीलिए इस इनकम का नाम रखा गया है बायलेटरल इनकम। ये अलग टॉपिक है नीचे वाला, इधर ध्यान दीजिएगा, बायलेटरल इनकम। तो फैक्टर इनकम पूरा पढ़ते हैं, इनकम अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, ये लिखा हुआ है। इट इज इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इट इज इंक्लूडेड मतलब कि इट इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं होती है अभी अपन समझते हैं। थर्ड आ गया इसका पॉइंट, इट इज नोन एज बायलेटरल इनकम। बायलेटरल मतलब 2 साइडेड, बाय मतलब होता है 2 और यूनी, UNI मतलब होता है 1। अब आते हैं हम लोग ट्रांसफर इनकम, ऐसी इनकम जो बिना किसी सर्विस के मिल रही है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि ये बिना सर्विस के है, ना तो मैं कोई मेहनत कर रहा हूं, ये मेरे लिए 1 साइडेड आ रही है। जैसे आज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चैरिटी दे रही है, ये जो गवर्नमेंट जैसे आजकल अपन ने सुना होगा प्लान्स, ओल्ड एज पेंशन के प्लान्स हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट्स है, ट्रांसफर पेमेंट्स, फोकट के खर्चे। ऐसे ही गवर्नमेंट की फोकट की कमाई होती है, ऐसे ही लोगों की भी फोकट की कमाई होती है। आज अगर मुझे कोई भी स्कॉलरशिप मिल गई तो मेरे लिए क्या है? वो फ्री की कमाई। फ्री की कमाई मतलब मेरे लिए वो ट्रांसफर इनकम है। वैसी मेरी कमाई कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होने वाली, इसीलिए इसको यूनिलेटरल इनकम, 1 साइडेड इनकम कहा गया है। जैसे कि लिख रखा है एग्जाम्पल में, स्कॉलरशिप, चैरिटी एक्सेट्रा। अब ये था हमारा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। वापस बोल रहा हूँ, ये छोटे छोटे टॉपिक्स अगले जो वीडियो बनेगा एपिसोड, उसमें सारे में प्रैक्टिकल्स में काम आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक पे, स्टॉक एंड फ्लो। गाइस ये टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो थ्योरी का ही टॉपिक है, इसका कोई प्रैक्टिकल रिलेशन नहीं है, बट ये एग्जाम में 3 से 4 बार पुट हो चुका है, इंडिविजुअल टॉपिक। स्टॉक और फ्लो, इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बना रखा है, उसको समझाता हूं। आपको साउंड क्या हो रहा है? स्टॉक मतलब मैं बोलूं कुछ इकट्ठा हुआ, राइट? और फ्लो मतलब समथिंग विच इज फ्लोइंग। आई कैन से समथिंग जो एक ड्यूरिंग अ पीरियड में है। ओके, इसको और इजी करते हैं हम। आज मैं अगर बैंक में पैसे जमा करा रहा हूं, डिपॉजिट करा रहा हूं, तो ये है मेरा फ्लो। मान लेते हैं बैंक में मैंने 10,000 रुपए जमा कराए, 10K मैंने बैंक में डिपॉजिट कराए, तो मेरे बैंक का बैलेंस हो गया 1,10,000। मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो मैंने फ्लो किया, तब जाके स्टॉक पे कुछ इफेक्ट पड़ा। मेरा स्टॉक क्या है? बैंक बैलेंस। खाली टॉपिक को समझिएगा, एग्जाम्पल को रटना नहीं है। अभी अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूं, कुछ पैसा निकाल रहा हूं, ये भी मेरा फ्लो है। तो विड्रॉल और डिपॉजिट की बात करें तो ये है ड्यूरिंग अ पीरियड, मतलब ये चलते हुए कोर्स ऑफ टाइम में। बट स्टॉक जब भी मैं मेजर करूंगा तो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करूंगा। तो स्टॉक एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है। दोस्तों ये टॉपिक डायरेक्टली बहुत रेयर आएगा एग्जाम में, इसका इनडायरेक्ट पैटर्न ही आएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, एक एग्जांपल पे स्टिक मत हो जाना। बस अपना दिमाग लगा के रखना कि स्टॉक मतलब एक कलेक्शन जो कि एक टाइम पे आके रुक रहा है, और फ्लो मतलब कि कोई भी चीज ड्यूरिंग अ पीरियड में चल रही है। बट एक चीज हमें याद रखनी है, अगर फ्लो नहीं हुआ तो स्टॉक कभी बन ही नहीं सकता, और अगर स्टॉक नहीं हुआ तो आगे का फ्लो कभी बन ही नहीं सकता। तो स्टॉक और फ्लो आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। पढ़ते हैं हम, इट इज अ कंसेप्ट, स्टॉक इज अ कंसेप्ट कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक इन्फ्लुएंसेस फ्लो, फ्लो इज अ कंसेप्ट कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड फ्लो इन्फ्लुएंसेस स्टॉक। इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत आसान होगा समझने के लिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात करूं या फिर मैं बात करूं कैपिटल फॉर्मेशन की, तो इन्वेस्टमेंट मेरा फ्लो है। जितना इन्वेस्टमेंट करूंगा उतना मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा।
तो कैपिटल क्या है? स्टॉक है। नेक्स्ट देखते हैं इनकम। मेरी कमाई, मेरा फ्लो है, पर मेरी कमाई जितनी ज्यादा होगी उतनी जायदाद, कहने का मतलब है वेल्थ मेरी उतनी ज्यादा होगी। तो इनकम आ जाए एग्जाम में कि व्हाट इज इनकम, तो इट इज अ फ्लो। इसका अपोजिट है वेल्थ, इट इज अ स्टॉक। अब बात करते हैं हम, ऐसे ही हमारे पास आता है नेशनल इनकम, ये भी फ्लो है। नेशनल वेल्थ, ये है स्टॉक। डिपॉजिट्स और विड्रॉल बैंक के, ये है फ्लो। और बात करें बैंक बैलेंस, तो ये है स्टॉक। ऐसे कुछ भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। हमें थॉट क्या रखना है? कलेक्शन जो एक पॉइंट पे है वो है स्टॉक, कुछ एंटर हो रहा है वो है फ्लो, कुछ जा रहा है वो है फ्लो। तो जो हमारा नेक्स्ट ये जो टॉपिक है ये क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट। नेशनल इनकम में अब जो मेन टॉपिक्स आते हैं थ्योरी के अंदर, उनमें से एक ये है। इसका क्वेश्चन बहुत बार पुट होता है, पर ये नॉर्मल रेसिडेंट है क्या? एक चीज सब जनों ने सुन रखी है, एनआरआई, ये बहुत सुना है। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं उसको एनआरआई क्यों बोला जा रहा है, उससे पहले अपन समझते हैं नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है। देखो वर्ड में क्या है, एक छोटा सा कंफ्यूजन, मैंने बहुत स्टूडेंट में से ये चीज सुनी है। रेसिडेंट अगर यहाँ पे वर्ड आ गया तो अपन सिर्फ इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को, पर्सन्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इस टॉपिक में सिर्फ पर्सन्स कैलकुलेट नहीं होंगे, बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट सब कैलकुलेट होंगे। मतलब इसकी परफेक्ट डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल रेसिडेंट होता कौन है। नॉर्मल रेसिडेंट, इट इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, एक इंसान या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब कॉर्पोरेट, दुकान, कुछ भी, हु रिजाइड्स इन द इकोनॉमी, जो देश के अंदर एक साल से ज्यादा रह रहा हो, हु रिजाइड्स इन द इकोनॉमी फॉर मोर देन 1 ईयर। क्या इतना काफी है? नहीं, एक साल से ज्यादा रह रहा हो, प्लस whose economic interest lies in the economy, मतलब उसका कमाना करना और प्रॉफिट जो दे रहा है वो भी देश को दे रहा हो। आज मैं एक बात कर रहा हूं, एक फॉरेनर आ रहा है, वो भले 1.5 साल के लिए इंडिया में रह रहा है, पर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन गया, क्योंकि अभी वो 1.5 साल तक रह तो रहा है, पर वो अभी भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस देश में नहीं है। तो ऐसा पर्सन बोलो, ऐसा कंपनी, बिजनेस, इंस्टीट्यूशन, एनीथिंग बोलो जो कि देश में 1 साल से ज्यादा हो और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में हो, वो बंदा या वो इंस्टीट्यूशन कहलाएगा क्या चीज? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपन इंडिया के ऊपर ही लेके चलते हैं एग्जांपल। अब बुक में और अपने कोर्स में कुछ ऐसी चीजें बता रखी हैं जो इस डेफिनेशन से कंप्लीटली सूट नहीं होती, पर फिर भी वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है। आज सबसे बड़ा एग्जांपल है अपने साथ आर्मी। इंडियन आर्मी हम देखें बॉर्डर पे बैठी है, मतलब आउट ऑफ इंडिया ही हो गई एक तरह से। अगर इंडियन आर्मी आज बॉर्डर प्रोटेक्ट कर रही है तो एक तरह से देखा जाए क्या वो इंडिया के अंदर है? नहीं। तो क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तो कैंसिल हो गया कि वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, बट इंडिया की आर्मी है तो वो इंडियन आर्मी नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगी। तो इसीलिए इसको केस में बता रखा है अलग से, सम केसेस which do not fit in the definition but are normal resident of India। कैसे? आर्मी ट्रूप्स आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू विच दे बिलोंग, मतलब जिसकी उन्होंने वर्दी पहन रखी। कहने का मतलब है जिस भी कंट्री की आर्मी हो, वो कहीं पे भी हो, वो नॉर्मल रेसिडेंट हमेशा उसी कंट्री की कहलाएगी जिसको वो बिलोंग करती है। सेकंड आते हैं हम, पर्सन्स हु लीव द बॉर्डर इन द मॉर्निंग एंड कम बैक टिल इवनिंग आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री इन विच दे रिजाइड। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मॉर्निंग में बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं और दूसरी कंट्री में जाके अर्निंग करते हैं। अब वो जो जने हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में अर्निंग कर रहे हैं, वैसे तो ये चीज अभी नहीं होती है, पर फिर भी ऐसे जने कहलाएंगे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट अगर वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो जहां वो रहेंगे वो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, भले वो कंट्री क्रॉस करके जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, इंडियंस वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री टू विच दे बिलोंग। आज जैसे बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए है? पूरे वर्ल्ड के लिए, हर एक कंट्री के लिए है। तो आज इंडिया के कुछ लोग WHO में काम कर रहे हैं, अमेरिका के कुछ लोग WHO में काम कर रहे हैं, चाइना के कुछ लोग WHO में काम कर रहे हैं, बट मान लेते हैं वो इंडिया के बाहर है। जैसे कि WHO का जो हेड ऑफिस है मान लेते हैं यूएस में है, तो यूएस में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हुआ? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ, बट अकॉर्डिंग टू द केस, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो बिलोंग करता है इंडिया को, तो वो हमेशा इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिप्लोमैट्स आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू विच दे बिलोंग। डिप्लोमैट्स मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, आज अगर मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गया, तो मैं वहां का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो गया, भले मैं 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, फिर भी मैं इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊं क्योंकि मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी के अंदर है। गाइस इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा
या फिर ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। अब कैसे पता पड़ेगा? अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आ रहा है, इन चारों पांचों केस में से अगर आ रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट है और उसकी कमाई, उसकी इनकम नेशनल इनकम इंक्लूड होगी। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या टॉपिक है? जैसे कि मैंने आपको एक तरफ बता दिया कौन से इंसानों की, कहने का मतलब है पर्सन की इनकम नेशनल इनकम आएगी, कौन से इंस्टीट्यूशन बिजनेस की इनकम नेशनल इनकम आएगी। अब बात हो रही कौन सी जगहों की। अगर हम बात करें, एक चीज तो सबको पता है दैट नेशनल इनकम में जो इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप के अंदर जितना भी पार्ट फॉल हो रहा है ये तो नेशन का ही पार्ट है। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर बोलूं या मैं बोलूं बाउंड्रीज ऑफ नेशन, इससे होने वाली कमाई डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट भी बनेगी और प्लस इसके होने वाली कमाई नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगी। और कुछ है क्या? बिल्कुल है। आज हम देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इनमें से कितना एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल्स का, बहुत सारी चीजों का। तो क्या ये देश का पार्ट नहीं है? ये देश का पार्ट है, बट ये दूसरे देश का भी पार्ट है। दिस डज नॉट ओनली बिलोंग्स टू इंडिया। तो एक्सट्रैक्शन सोर्सेज बोलते हैं इनको, एक्सट्रैक्शन सोर्सेज जो कि इंडिया को पर्टिकुलरली बिलोंग करती है, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी, उसकी भी कमाई इंडिया की नेशनल इनकम में आएगी। तीसरी क्या चीज है? तीसरी चीज है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स व्हिच बिलोंग टू इंडिया। सिंपल है बहुत, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स। आज हम बात करें शिप्स की, शिप्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यहां से वहां जाने में महीनों लग जाते हैं। तो क्या कुछ सालों तक भी अगर वो कहीं पे है तो क्या वो दूसरी कंट्री का पार्ट बन गई? कभी भी नहीं। शिप्स और एयरक्राफ्ट जो कि बिलोंग कर रहे हैं इंडिया को, वो हमेशा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगे और उसकी कमाई भी इंडिया की नेशनल इनकम में आएगी। अब दोस्तों ये वाला जो टॉपिक अपने पढ़ा, एक तरफ पढ़ा नॉर्मल रेसिडेंट, एक तरफ पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस क्या है बोर्ड्स में? बहुत रेयर। डायरेक्टली कोई क्वेश्चन अभी तक पुट नहीं हुआ है ज्यादातर। अब हम देखते हैं ये टॉपिक कैसे पुट होता है। पहले इसके आगे मैं एक और टॉपिक कंटिन्यू करता हूं। मैं अब आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो है क्या चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी एंड क्या चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। देखना दोस्तों, अगर मैं बात करूं फैक्टर इनकम की, मतलब मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई में अपनी आ जा रही है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, सैलरीज, ये सारी चीजें नेशनल इनकम में आएगी। इट विल कम इन नेशनल इनकम। बात करूं ट्रांसफर इनकम, फोकट की कमाई, मैंने बताया था आपको स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन जो कि वन साइडेड आ रही है, ये चीज नेशनल इनकम में नहीं आएगी। इसके लिए आप थोड़ा 2-3 एपिसोड पहले देख सकते हैं टॉपिक। फिर अपन देखते हैं इधर कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड, ये नेशनल इनकम में आ रहा है, पर वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड नेशनल इनकम में नहीं आएगा। मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं मैंने 2005 में कार खरीदी, ठीक है, 15 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी 2005 में। अब 2015 में मान लेते हैं मैंने उस गाड़ी को बेच दिया। तो 2015 में जब मैंने उस गाड़ी को बेचा, खरीदी थी मैंने 15 लाख में, अब मैंने बेच दिया मान लो 8 लाख में। तो 8 लाख में उस गाड़ी को मैंने बेचा, तो 8 लाख वाली वैल्यू नेशनल इनकम में आएगी क्या? एक बार जब मैंने खरीदी 15 लाख में, तब वो वैल्यू नेशनल इनकम में आ गई। वापस रिपीट 8 लाख क्यों नहीं आएगी? डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो वो 8 लाख जो कि वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड है वो नहीं आएगी। अच्छा मान लेते हैं मैंने किसी पर्सन को बोला जो वो सेकेंड हैंड कार सेल करता है, उसको मैंने बोला यार गाड़ी बिकवा दे, मैं 20,000 रुपीज कार का दे दूंगा जो बिकवाने का। तो उसको जो मैंने कमीशन दिया 20,000 रुपए, ये तो उसकी कमाई है, ये तो उसका बिजनेस है, तो ये कमीशन आएगी नेशनल इनकम में। थर्ड बात करते हैं, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार आती है, रेमिटेंस। रेमिटेंस होता है जैसे कि मैं आपको समझाऊं, हाँ मान लेते हैं कि मैं यूएस में रह रहा हूं, मेरे पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं, तो यूएस से जो मैं खर्चा पानी भेज रहा हूं, मतलब जो रेमिटेंस भेज रहा हूं कि ये आपके लिए है खर्चने के लिए, तो वो पार्ट कभी भी इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो यूएस की इनकम में, नेशनल इनकम में ऑलरेडी एडेड है। गाइस ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा ट्रांसफर इनकम आएगा या नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा ओल्ड एज पेंशन received from XYZ will be included or not? No, it will not be included in national income. गाइज जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, आइए उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक दो। देखिएगा इसके अंदर मेजर जो हमें ध्यान रखना है, सोच ऐसी रखिएगा कि अपने को क्या क्या चीजें शुरुआत से जो अपने पढ़ी हैं वो आएंगी या नहीं आएंगी। मैं आपको 5 हेड्स मेन बता देता हूँ। इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट नहीं आएगा, फाइनल आएगा, ट्रांसफर इनकम नहीं आएगा, फैक्टर इनकम आएगा। ये चीज आपको मेन सोचनी है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम यूएसए, यूएसए से रेंट आ रहा है, बिल्कुल आएगा क्योंकि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। अच्छा यहां पे एक बार रोक रहा हूं टॉपिक, अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं ऊपर नेशनल इनकम
और नेशनल इनकम की जगह मैं लिख देता यहां पे डोमेस्टिक इनकम। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम लिख देता तो क्या डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा? मतलब अगर आप सोचें एनडीपीएफसी में तो एनएफआई आता ही नहीं है ना, सिर्फ एनएनपीएफसी में आता है। मतलब मैं बात कर रहा हूं इसकी नेशनल प्रोडक्ट में एनएफआई आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी सी चीज भी हम भूल सकते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आएगा तो सिर्फ नेशनल इनकम है, नॉट एंड डोमेस्टिक इनकम। आते हैं इधर हम नेक्स्ट पार्ट पे, इंप्यूटेड रेंट। ये क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम। एक तरह से मैं बोल सकता हूं इनकम फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ स्कूल। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ स्कूल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर हम सोचें एक्सपेंडिचर मेथड आपने पढ़ाया था, उसमें आपने बोला था कि खर्चे सारे आएंगे, ये क्यों नहीं आएगा? सोचो, ये ऐसा खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अल्टीमेटली किससे लिया जाएगा? बच्चों से, उनकी फीस में ऐड करके। तो बच्चों की फीस एक बार अगर नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गई तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, उसमें स्कूल की बस का खर्चा भी है, उसमें स्कूल के दूसरे छोटे मोटे एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस उसमें ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो मैं बोल सकता हूं ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये क्या है? ये एक इंटरमीडिएट कॉस्ट है। फाइनल गुड की वैल्यू, फाइनल कॉस्ट ऑलरेडी नेशनल इनकम में जा चुकी है। बच्चों की स्कूल फीस वो जा चुकी है। मैं बोल दूं यहीं पे दूसरा चेंज कर दूं, सैलरी ऑफ अ टीचर, वो भी नहीं आएगा। पेड बाय अ स्कूल, सैलरी ऑफ टीचर पेड बाय अ स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि ये भी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, स्कूल की बच्चों की फीस से ली जा रही है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, सैलरी ऑफ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी पेड बाय अ फर्म। कोई भी दुकानदार अगर किसी को भी कोई खर्चा करेगा, सीए को सैलरी दे रहा है, व्हाट एवर खर्चा, तो वो सारा खर्चा वो रिसीव किससे करेगा? ग्राहक से, कस्टमर से। गुड्स में अपने ऐड कर देगा कि भाई ये ओवरऑल खर्चा लग रहा है तो इसको ऐड कर देता हूं, तो वो भी उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट कॉस्ट है। और जो वो ग्राहक से पैसा ले रहा है वो तो नेशनल इनकम में जाएगा, पर दूसरा पैसा सीए को सैलरी, ये सारी चीजें नहीं आएंगी, तो नो, इट इज ऑल्सो इंटरमीडिएट कॉस्ट। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, ओल्ड एज पेंशन। इसके लिए मैंने एक चीज बता रखी है, ओल्ड एज पेंशन होती है फोकट की कमाई, पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। एक तरफ हमारे पास है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये मेहनत की कमाई है, यस इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, बट ओल्ड एज पेंशन फोकट की कमाई है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, मतलब इट इज अ ट्रांसफर इनकम। हेंस ट्रांसफर इनकम तो हमको पता ही है, ये नेशनल इनकम का पार्ट कभी भी नहीं बनता है।